Hello children, welcome back to the channel H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल और हम पढ़ रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक। आज होगा फाइबर टू फैब्रिक का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वूल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले आई होप आप लोगों ने पहले तीनों लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देखे हुए हैं, क्योंकि उसके बिना हमारी अंडरस्टैंडिंग तो पूरी होगी नहीं। सो प्लीज मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो सबसे पहले जैसे कि हम हर बारी करते हैं, पिछले लेक्चर का रीकैप विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो जल्दी से पिछले लेक्चर नंबर 3 का रीकैप करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय द रेयरिंग ऑफ शीप। तो आई होप आप लोगों को याद है कि पिछले लेक्चर में हमने प्रोडक्शन ऑफ वूल के स्टेप्स को देखा था और उसमें सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग को हमने लेक्चर नंबर 2 में भी पढ़ा, लेक्चर नंबर 3 में भी पढ़ा। और उसके बाद सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद हमने एक ऐसे पेरेंट्स को चूज कर लिया जिसमें हमें वो शीप मिल गई जिसके पास वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें उनके ऑफस्प्रिंग्स में चाहिए। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें शीप का ध्यान रखना है, विच इज कॉल्ड एज द रेयरिंग ऑफ शीप। सो व्हाट इज रेयरिंग ऑफ शीप? वेल, दिस इज गोइंग टू बी द लुकिंग आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फीड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। तो हमने उनको अच्छा खाना देना है, अच्छी जगह रहने की देनी है और उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है। दैट इज कॉल्ड एज द रेयरिंग ऑफ शीप। और उसके बाद हमारे जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा पिछले लेक्चर में, दैट वाज व्हाट वर द स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल। तो यहाँ पे आपको लिस्ट करना है, पिछले लेक्चर में हमने उन सबको डिटेल में डिस्कस किया था। सो आई विल नॉट गो बैक इनटू ऑल दैट डिस्कशन। अगर आपको कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज गो बैक इनटू लेक्चर नंबर 3, ठीक है। मगर जल्दी से हम उन स्टेप्स के नाम और ब्रीफ सा आइडिया लेते हैं क्या था उसमें। तो सबसे पहला स्टेप होता है शेयरिंग, जिसमें हम शीप के बालों को काटते हैं, राइट। द कटिंग ऑफ द फ्लीस इज कॉल्ड एज शेयरिंग। उसके बाद नेक्स्ट था स्कोरिंग। तो स्कोरिंग में क्या करते हैं कि ये जो फ्लीस कट किया हुआ है हम उसे अच्छे से वॉश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, सॉर्टिंग। तो इसको क्लीन करने के बाद, ड्राई करने के बाद उसको सॉर्ट किया जाता है, डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करके वूल को आगे फर्दर भेजा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है बर्र रिमूवल। तो जो छोटे छोटे यहाँ पे सॉफ्ट नोटी से वूल के फाइबर्स बन जाते हैं, हम उसको बर्ड्स को रिमूव करते हैं। उसको हम कोमिंग से रिमूव करते हैं, वो मैकेनिकल भी हो सकता है, मशीन से भी हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगेन हम इनको वॉश करके, ड्राई करके, उनको कोम्ब करके उनकी कार्डिंग करते हैं, उनको रोल करके फ्लैट कर देते हैं और उसको लेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इनको हम डाई करते हैं, डाई करने के बाद हम इनका यार्न बनाते हैं। सो दीज आर द 7 स्टेप्स दैट वी हैव इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल। सो आज के इस लेक्चर में जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्वालिटी ऑफ वूल। वूल की जो क्वालिटी है उसे कैसे हम डिटरमिन करते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी की वूल है या सिर्फ वो ऐसे ही कारपेट्स और रग्स बनाने के काम आने वाली वूल है। तो हम कैसे डिटरमिन करते हैं द क्वालिटी ऑफ द वूल। तो वेल, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दिस इज डिटरमिन्ड बाय द ब्रीड ऑफ द शीप। तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में कि डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं शीप की, ठीक है। तो किसी शीप की ब्रीड से हमें एक बहुत ही सॉफ्ट फ्लीस मिलती है और किसी से हमें कोर्स ही मिलती है जिसे हम सिर्फ कार्पेट्स वगैरह ही बनाते हैं। आई होप आप लोगों को सब याद है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं याद है तो प्लीज गो बैक टू लेक्चर नंबर 2 और उन ब्रीड्स ऑफ शीप और उससे मिलने वाले वूल की क्वालिटी को आप याद करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी पढ़ा था। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमने क्यों पढ़ा था? इसलिए क्योंकि वूल की क्वालिटी डिपेंडेंट है कि हमें कौन सी शीप से क्या मिल रहा है। तो हम ऐसी शीप को ब्रीड करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें सॉफ्ट फ्लीस मिले, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अंडर हेयर सॉफ्ट फ्लीस मिले, तो उसके लिए हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग की थी। सो इसका मीनिंग ये है कि द क्वालिटी ऑफ द वूल का लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा कि शीप की कौन सी ब्रीड से हमें वूल मिली,
ठीक। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे हम वूल की क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं, तो वो सबसे पहले क्या है, लेंथ, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके बाद थिकनेस, नंबर ऑफ क्रिम्स प्रेजेंट पर सेंटीमीटर ऑफ द फाइबर। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि फाइबर जो है वो कितना मोटा है या कितना पतला है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि फाइबर जितना पतला होगा उतनी उस वूल की क्वालिटी ज्यादा होगी। ठीक है, सो थिनर इज द फाइबर, बेटर इज गोइंग टू बी द क्वालिटी ऑफ वूल। सेकेंड, फाइन वूल हैज शॉर्टर फाइबर 4 to 12 centimeter and shorter fibers they need more labor for spinning so they become expensive। ठीक है, तो फाइन वूल का जो फाइबर होता है वो छोटा होता है। अगर आप लोगों ने देखे होगा कि हमेशा जो बालों की लेंथ लंबी होती है वो रिलेटिवली कोर्स हो जाती है। ठीक है, मगर जैसे ही हम क्लोज टू द स्किन वाले आते हैं, राइट, अंडर बेली वाले हेयर होते हैं, उनका जो लेंथ होती है वो छोटी होती है और वो सॉफ्ट होते हैं। ओके, सो सिमिलरली अब यहाँ पे वूल के केस में भी अगर फाइबर जो होगा वो छोटा होगा तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी फाइन वूल ऑल्सो। ठीक है, और एक क्योंकि छोटे फाइबर्स होते हैं तो इनको स्पिन करने के लिए लेबर भी ज्यादा लगती है, क्योंकि हमने छोटे छोटे फाइबर्स को एक लंबा सारा थ्रेड बनाना है, लंबा सारा यार्न बनाना है, तो इसमें लेबर ज्यादा होती है तो वो एक्सपेंसिव भी ज्यादा हो जाता है। शॉर्टर फाइबर्स हमेशा फाइन वूल देते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर जो फाइबर्स होंगे उनकी लेंथ लंबी होगी, 10 to 32 सेंटीमीटर पे जा रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, कोर्स वूल हो जाएगी। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो कोर्स वूल को हम किसके लिए यूज करते हैं, कारपेट्स के लिए, रग्स के लिए, ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं, जबकि फाइन वूल से हम अपने जो गारमेंट्स बनाने होते हैं, जो सॉफ्ट फील वाले गारमेंट्स बनाने हैं, या आपको अपने स्वेटर्स वैसे बनाने हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट वूल वाले हो, तो उसके लिए हम शॉर्ट फाइबर वाली वूल को यूज करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बोला था मैंने आपको, नंबर ऑफ क्रिम्स। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जितने क्रिम्स का नंबर ज्यादा होगा पर सेंटीमीटर ऑफ द फाइबर, उतनी वूल ज्यादा स्पॉन्जी होती है और उतनी वो ज्यादा सुपीरियर होती है। अब ये क्रिम्स क्या होता है, अगर आप लोगों ने कभी एक नया नया निटेड स्वेटर पहना हो जो आपके मम्मा ने अभी बनाया ही है, तो वेल आप देखोगे कि वो आपको स्वेटर थोड़ा छोटा छोटा लगेगा, आपको लगेगा कि आपके साइज का ही नहीं है, मगर जब उसको पहनोगे तो वो आप स्वेटर बड़े आसानी से पहन लोगे। क्यों, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर होता है उसमें क्रिम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें बल प्रेजेंट होते हैं, तो जब आप उसको पहनते हो तो आप उसको बड़े स्ट्रेच करके आसानी से पहन पाते हो। तो ये जो बल प्रेजेंट होते हैं वूल में उसको हम बोलते हैं क्रिम्स, और हम देखते हैं कि पर सेंटीमीटर कितने क्रिम्स प्रेजेंट है। जितने वो क्रिम्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जितने वो बल ज्यादा प्रेजेंट होते हैं धागे में, वेल उतनी जो वूल होती है वो ज्यादा स्पॉन्जी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट होगी, और उतनी ही वो ज्यादा सुपीरियर भी होती है। ठीक है, and it is also going to depend upon the part of the body of the animal from where the fleece is going to be obtained। तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि दो तरह की फ्लीस होती है, एक हमारे पास कोर्स बियर्ड हेयर होता है और दूसरा फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं विच इज क्लोज टू द स्किन। तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट किस पे रहेगी क्वालिटी ऑफ द वूल, कि हमने कहाँ से उसको ऑब्टेन किया है। अगर हम अंडर बेली से, ऐसे पार्ट से रिमूव करते हैं जहां पे जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ द वूल इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम। सो प्लीज डू रिमेम्बर कि क्वालिटी ऑफ द वूल किस पे डिपेंडेंट होगा, ब्रीड ऑफ द शीप पे डिपेंडेंट होगा, फाइबर की लेंथ पे, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कि वो फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमें उसको कितना जोर लगाना पड़ता है उस फाइबर को तोड़ने के लिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, थिकनेस पे। ठीक है, कि लेंथ जितनी छोटी होती है फाइबर की उतना वो ज्यादा अच्छा होता है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है, जितना वो पतला धागा होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है, और जितने नंबर ऑफ क्रिम्स ज्यादा होंगे उतनी क्वालिटी ऑफ द वूल ज्यादा अच्छी होगी। और वो हम ऑल्सो किस पे डिपेंडेंट होगा कि हमने एनिमल के कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी से उस फ्लीस को ऑब्टेन किया है। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट अब यहाँ पे आप पिक्चर में क्या देख सकते हो, वेल ये एक जेली जेली सी वैक्स वैक्स सी है,
अगर आप लोग इसको रिलेट कर सको, तो जब आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं तो आप पेट्रोलियम जेली लगाते हो, वैसलीन लगाते हो, उससे आपके लिप्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसी सी नहीं लग रही है। तो ये क्या है और शीप वूल के रिलेटेड हम ये किसे क्यों पढ़ रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो वेल ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज ग्रीस वूल। अब ये ग्रीस वूल क्या होता है? वेल, ग्रीस वूल इज अ फैटी पेल येलो वैक्स दैट कोट्स द फाइबर्स ऑफ द शीप वूल। ठीक है, तो शीप के जो हेयर होते हैं, शीप का जो फ्लीस होता है, उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है, जो कि एक फैटी पेल येलो कलर की कोटिंग होती है। ये पेल येलो कलर की वैक्स होती है। ओके, और ये क्यों वैक्स प्रेजेंट होती है शीप के हेयर के ऊपर? वेल, वो उसको जो बाहर एनवायरनमेंट है उससे उनके बालों को प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो ये जो ग्रीस वूल होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूल वैक्स और लेनोलिन। इसे क्या बोलते हैं? इसे वूल वैक्स या लेनोलिन भी बोलते हैं। और ये शीप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, शीप के हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वैक्स कोटिंग ना होती तो जो बारिश होगी तो जो शीप के बाल होंगे वो जल्दी गीले हो जाएंगे, राइट, और वो बहुत देर तक सूखेंगे नहीं। वो बहुत देर तक सूखेंगे नहीं तो वेल क्या होगा? आप खुद सोचो कि जब हमारे कपड़े होते हैं वो बहुत देर तक गीले रह जाते हैं, उनमें से गंदी स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है, और वो कपड़े ज्यादा गीले रहेंगे, उनके अंदर फंगल ग्रोथ्स भी हो सकती हैं। और अगर ये एक एनिमल की बॉडी पे है तो अगर सेम ही चीजें हो रही होंगी तो वो उनकी स्किन को भी खराब करेंगे, स्किन इन्फेक्शंस को कॉज कर सकते हैं, उनके बाल ज्यादा देर तक गीले रहेंगे तो वो उनको हार्श क्लाइमेट्स में कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो इसके लिए नेचर ने उनके हेयर के ऊपर ये वैक्स कोटिंग दी है। ये वैक्स कोटिंग से होगा क्या कि जब उनके बाल गीले होंगे तो जब थोड़ी ही देर में वो सूख जाएंगे, क्योंकि वो पानी उसके ऊपर टिकेगा ही नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से शीप को ये वैक्स कोटिंग, ये जो ग्रीस वूल है, जिसे हम वूल वैक्स या लेनोलिन भी कहते हैं, वो उनको हार्श क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब हमारे लिए ये ग्रीस वूल इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो लेनोलिन है या ग्रीस वूल है और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, दे आर यूज्ड इन द प्रोटेक्शन, द ट्रीटमेंट एंड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन स्किन। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी अभी कि हम वैसलीन को यूज करते हैं जब हमारे लिप्स ड्राई होते हैं, तो सिमिलरली ये लेनोलिन प्रोडक्ट्स को भी हम यूज करते हैं अगेन फॉर द स्किन ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट, ब्यूटिफिकेशन, तो बहुत सारे जो फेसेस पे हम अपने मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स लगाते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। ओके, और दूसरी चीज और हम इसमें कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हम इसको यूज करते हैं लुब्रिकेंट्स में, शू पॉलिश में, रस्ट प्रिवेंटिव कोटिंग एक्सेट्रा में। तो अगेन सब वो चीजें जो कि इसको क्या कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही यूज बता रहा है जो कि हम शीप के लिए इसको यूज करते हैं। शीप से ऑब्टेन कैसे करते हैं हम उसको? तो आप लोगों को याद है द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ द वूल। तो उसके अंदर हमने स्टेप पढ़ा था स्कोरिंग, क्लीनिंग। तो जब हम फ्लीस को काटते हैं तो हम उसको क्लीन करने के लिए उसको वॉश करते हैं। तो जब उसमें वॉशिंग करते हैं तो उसके अंदर ये वैक्स निकल जाती है, तो उसको बहुत ही केयरफुली इस वैक्स को सेपरेट आउट कर लिया जाता है और उससे फिर वेरियस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लीस in the step of the scoring. Okay, cleaning of the wool, washing of the wool. So next अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फैब्रिक्स। ओके, और यहाँ पे फैब्रिक में आप क्या देख सकते हो? ये जो नाम है मुझे आपको ये दिखाना था। यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है वर्स्टेड। ठीक है, वूल वर्स्टेड। यहाँ पे भी कुछ क्या लिखा हुआ है? वर्स्टेड, राइट। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? सिर्फ क्या लिखा है? प्योर वर्जिन वूल। अब इन डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स की में क्या फर्क है? यहाँ पे प्योर वूल लिखा है और यहाँ पे वर्स्टेड लिखा है, इनमें क्या डिफरेंस है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आज सिस्टम ऑफ यूजेज और प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब हम सबसे पहले हमारे पास फ्लीस आती है, द शेयर्ड फ्लीस, ठीक है, जो हमने फ्लीस को कट किया है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप,
ठीक है। तो वो फ्लीस क्या होती है, वो ग्रीस वूल होती है जिसके ऊपर वैक्स की कोटिंग प्रेजेंट होती है। अभी हमने उसको क्लीन नहीं किया है, हम स्कोरिंग के स्टेप पे नहीं गए, सिर्फ शेयरिंग वाले स्टेप के बाद से लेके हम उसको कैसे प्रोसेस करके उसका कैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, वेल उसको हम बोलते हैं द प्रोसेसिंग ऑफ द वूल। ठीक है। और ये जो प्रोसेसिंग ऑफ द वूल है उसके लिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम है। कौन से सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, वेल वो किस पे डिपेंडेंट होगा वो आपको भी बताती हूँ। और उससे हमारे पास किस तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, उसकी फील कैसी होगी, वो टच में कैसे होंगे, हम उससे क्या यूजेस लेके आते हैं, वेल वो डिपेंडेंट है कि हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो हमारे पास दो सिस्टम है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। वन इज कॉल्ड एज द वर्स्टेड सिस्टम एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज द वूलन सिस्टम। ठीक है। तो हमने एक बारी फ्लीस को काट लिया, उसके बाद क्लीनिंग प्रोसेस बिगिन करने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने उनको कौन से सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करना है, कौन सा क्या उसका यूज हमने पुट करना है। और वो किस चीज पे डिपेंडेंट होगा, वो डिपेंडेंट होगा कि हमारे पास वूल का टाइप क्या है, क्या वो लॉन्ग फाइबर्स है, क्या वो शॉर्ट फाइबर्स है। ठीक है। और क्योंकि लॉन्ग फाइबर्स और शॉर्ट फाइबर्स को हम डिफरेंट वेज में प्रिपेयर करते हैं और उनसे जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है उसकी लुक डिफरेंट होती है, उसकी फील डिफरेंट होती है। ठीक है। सो जो पहला सिस्टम है वो क्या है, वो है वर्स्टेड सिस्टम। अब वर्स्टेड सिस्टम हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जहाँ पे जो वूल के फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। उसके अंदर हम करते क्या है, वेल हम उसके अंदर वूल को कोम करते हैं आफ्टर ड्राइंग, और उसके बाद हम फाइबर्स को एक दूसरे के पैरेलल अरेंज करके उनको हम क्या करते हैं, रोल करते हैं। आई होप आप लोगों को डिफरेंट स्टेप्स याद हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, शेयरिंग किया था, स्कोरिंग किया था, सॉर्टिंग किया था, क्लीनिंग बर्स किया था, फिर हमने कार्डिंग किया था। आई होप आप लोगों को याद है कि कार्डिंग में हमने क्या किया था कि सबसे पहले जब हमने बर्स को रिमूव किया था, हम उसके बाद फिर से उसको वॉश करते हैं, वॉश करके ड्राई करने के बाद हम वूल को कोम्ब करते हैं और फिर उसको फ्लैट हमने शीट्स के अंदर फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है कार्डिंग वाला वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम वूल को पहले क्या कर रहे हैं, वूल को कोम कर रहे हैं आफ्टर ड्राइंग और फिर हम उनको रोल करते हैं। ठीक है। तो ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम लॉन्ग वुलन फाइबर्स के लिए इसको यूज कर रहे हैं। और इससे सब प्रोसेसिंग से होगा क्या कि जो वूल की फिनिश आएगी वो एक बहुत ही स्मूथ फिनिश आएगी और ये जो फाइबर्स होंगे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल फाइबर्स होंगे। और इससे हम बनाएंगे क्या, हम इससे सूट्स बनाते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं, गबर्डिन्स, विच इज अ वेरी यूनिक क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। ठीक है। तो इससे हम क्या बना रहे हैं, हम जनरली एक फैब्रिक बना रहे हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो सर्दियों में हम वुलन सूट्स भी पहनते हैं। तो वो सब जो है वो किससे आ रहे हैं, वो वर्स्टेड सिस्टम से आ रहे हैं। अभी मैंने जो आपको इमेज भी दिखाई थी वर्स्टेड सिस्टम की, तो वो सारे जो मेल्स बॉयज लोग जो सूट पहनते हैं वो वाले क्लॉथ की पिक्चर्स थी, राइट। तो उसको हम कैसे बना रहे हैं, हम लंबे लंबे फाइबर्स को यूज कर रहे हैं। हम उनके अंदर करते क्या है, शेयरिंग होगी, स्कोरिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, बर रिमूवल हो गया, फिर उसके बाद हम उसको वूल को फिर से क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर हम उसको कोम करके उनको फ्लैट शीट्स बनाते हैं। ठीक है। और फिर हम उसका क्या कर रहे हैं, स्मूथ फिनिश आ गया, ड्यूरेबल हो गया और उसके हम लोग डिफरेंट सूट ड्रेसेस वगैरह बनाएंगे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास वूलन सिस्टम। अब वूलन सिस्टम में हम क्या करते हैं, वूलन सिस्टम को हम यूज करते हैं शॉर्ट वूल फाइबर्स के लिए। जो फाइबर्स की लेंथ जो होती है वो छोटी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर वूल को कोम नहीं करते। कार्डिंग वाले प्रोसेस से पहले, कार्डिंग के प्रोसेस का ही वो पार्ट है, तो वेल हम उसके अंदर उसको कोम नहीं करेंगे, सिर्फ उसको फ्लैट शीट्स में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब उससे क्या होगा, क्योंकि कोम्बिंग नहीं की है तो वो जो मटेरियल है उस वो जो होगा वो थिक होगा, वो थिक होगा, जो गारमेंट होगा वो बल्कि बल्कि दिखेगा।
ठीक है। और इसको हम कैसे फॉर एग्जाम्पल किस में यूज करते हैं, स्वेटर बनाने के काम आता है, ये कारपेट्स बनाने के काम आता है। तो आप लोगों को मालूम है कि जो आप सूट पहनते हो, अगर आप मम्मा लोग हैं जो आपके, वो ड्रेस मटेरियल जो पहनती हैं, या पापा लोग जो विंटर्स में सूट पहनते हैं, उसका जो फैब्रिक होता है वो तो कितना पतला होता है, वो भी वार्म होता है। और आपका स्वेटर कितना मोटा मोटा होता है, वो भी वार्म होता है ना। तो ये दोनों डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू वूल को हमने प्रोसेस किया है। वर्सेस सिस्टम के अंदर वो जो फाइबर आया, वो जो थिन हो गया, कोम करके हमने उसको फ्लैट किया तो वो थिन हो गया, वो थिन हो गया, मगर उसकी वार्मथ उतनी ही रहती है और हम उसको डिफरेंट ड्रेसेस बनाने के काम लाते हैं। मगर यहाँ पे हमने उस वूल को कोम नहीं किया, सिर्फ उसके अंदर हमने उसको कार्डिंग उसकी कर दी, हमने उसको शीट्स में रोल करके फिर उसके बाद उसका यान बना दिया। तो वो जो मटेरियल होगा वो थिक होगा, वो थिक होगा और उससे गारमेंट जो होगा वो मोटा मोटा होगा, बिल्कुल हमारे स्वेटर्स के जैसे, कारपेट्स के जैसे। तो चलो अब हमने बहुत कुछ वूल के बारे में पढ़ा, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वूल की प्रॉपर्टीज को। छोटी छोटी चीजें हम कुछ पढ़ते भी आए हैं और कुछ नहीं भी पढ़ी होंगी, उन सबको आप कंपाइल करते हैं इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी किया है कि वूल क्या होता है। वूल एक नेचुरल फाइबर है। सो वूल इज गोइंग टू बी नेचुरल, ये रिन्यूएबल है, बार बार हमें शीप वूल देती रहती है, एंड दैट इज बायोडिग्रेडेबल ऑल्सो। ये डिकम्पोज कर जाएगा अपने आप ही नेचर में, क्योंकि हमें मिला ही नेचर से है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वूल इज स्मूथ एंड सॉफ्ट टू टच, ये आप सब लोग जानते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट इज अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट कैन बियर अ ग्रेट पुल विदाउट ब्रेकिंग एंड हेंस इट इज गोइंग टू बी ड्यूरेबल। ठीक है। तो इस फाइबर की जो ताकत होती है वो काफी होती है। नेक्स्ट उसके बाद दे डू नॉट रिंकल इजीली, द वूल इज इलास्टिक इन नेचर एंड हेंस फ्लेक्सिबल। तो ये बहुत जल्दी इनमें बल नहीं पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्वेटर्स को कभी प्रेस नहीं करते हो, है ना, आप उनको सिर्फ धोते हो, सूखने डालते हो और फिर से उनको यूज कर लेते हो। सो दे डू नॉट रिंकल जस्ट लाइक द कॉटन क्लॉथ्स। तो कॉटन के क्लॉथ को आपको प्रेस करना पड़ता है, उसमें इतने सारे बल होते हैं, वुलन में ये बल नहीं होते। दे आर वेरी गुड इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए तो हम वूल को पहन रहे हैं। इट इज गोइंग टू ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। दे आर वेरी गुड इंसुलेटर्स और वो हमें विंटर्स में वार्म रखते हैं। Next, they can absorb moisture up to 30% of its weight without becoming damp. Why? Because wool is porous. तो ये 30% अपने वेट के बराबर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Wool absorbs perspiration from the body and allow the body to breathe. क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये हमारी पर्सपिरेशन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को क्या करेंगे, ब्रीथ करने में हेल्प करेंगे। The woolen fabrics they dry very fast. ओके तो ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए आप इनको धूप पे रखोगे, सूख जाएंगे। विंटर्स में अगर आप कंपेयर करोगे कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूखता है, तो आप रियलाइज करोगे कि जो वूलन कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं और कॉटन वाले जल्दी नहीं सूखते। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में हमारे कपड़े ही नहीं सूखते। तो वूलन कपड़े अगर जल्दी में सूख जाते हैं तो वेल इससे अच्छा और क्या हो सकता है। So it can be easily bleached and dyed without the loss of strength. तो हमें जब ब्लीचिंग करनी होती है या हमें इन वूल को कलर देना होता है, उन्हें डाई करना होता है, तो हम उनको बहुत ही गरम गरम पानी में डालते हैं विद द कलरिंग एजेंट्स। तो अगर इनका जो फाइबर है वो वीक हो जाए ड्यू टू दैट हीट, वेल उसका तो फायदा ही कोई नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज कि हम उनको बहुत ही आसानी से डाई कर सकते हैं, ब्लीच कर सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। तो फाइबर को नुकसान नहीं होता जब हम उनको डाई करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी रेजिस्टेंट टू dirt, wear and tear. बहुत 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 साल हमारे स्वेटर ऐसे ही चलते रहते हैं। They absorb noise from the machinery and speakers. तो जहाँ पे भी हम बहुत मशीन के पार्ट्स हैं जहाँ पे वो बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, स्पीकर्स के अंदर भी वो उन्होंने जिस तरीके से उसको नॉइस को कि वो जो स्पीकर्स हो वो बहुत ज्यादा नॉइस ना प्रोड्यूस करें, तो वहां पे जो पैकिंग्स देते हैं वो वूलन पैकिंग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर गोइंग टू बी वेरी गुड एब्सॉर्बर्स ऑफ नॉइस।
नेक्स्ट है कि जो वूल होता है, दिस बर्न्स वेरी स्लोली गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर एंड इज सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग। तो वूल जो होता है वो धीरे धीरे बर्न करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये बर्निंग हेयर की स्मेल देती है, और बर्निंग हेयर की स्मेल कैसी होती है, गंदी सी स्मेल होती है। क्यों गंदी सी स्मेल होती है, क्योंकि जो वूल होता है दैट इज प्रोटीन इन नेचर, और प्रोटीन्स जब बर्न करते हैं दे हैव अ बैड स्मेल। तो वो एक टिपिकल स्मेल आपको वूल को बर्न करने पे भी मिलेगी, और अगर आप हेयर को, अपने बालों को भी बर्न करोगे तो बिल्कुल सेम स्मेल मिलेगी, क्योंकि वूल भी क्या है, शीप का हेयर है, और हमारे हेयर सेम प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो वूल, दिस इज गोइंग टू बी बर्निंग स्लोली एंड दिस इज गोइंग टू गिव अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, जो कि एक प्रोटीन होता है, एंड दिस इज सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग, ये अपने आप से बुझ जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि वूल एक प्रोटीनेशियस फाइबर है, प्रोटीन्स का बना हुआ फाइबर है, जबकि कॉटन एक कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। कौन से कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। सेलुलोज भी आगे किसी चीज से बना हुआ होता है, क्या आप लोगों को मालूम है? चलो आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास होता है ग्लूकोज, ठीक है। सेलुलोज में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है ग्लूकोज। उसके बाद एक और ग्लूकोज का यूनिट, एक और ग्लूकोज का यूनिट, एक और ग्लूकोज का यूनिट, एक और ग्लूकोज का यूनिट। इस तरीके से एक लंबी सारी चेन बन जाती है बहुत सारे ग्लूकोज को ज्वाइन करने से, ठीक है। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, उससे आगे एक और एक और एक लंबी सारी चेन बन जाती है, और उस चेन को हमने कहा सेलुलोज। वो किस तरीके से अरेंज्ड है हम उसके बारे में नहीं बात करते, बट आप सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना कि जो सेलुलोज है वो आगे फर्दर ग्लूकोज का बना हुआ होता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। और वूल किससे बना हुआ है, वूल प्रोटीन है, कॉटन कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है। सेलुलोज किसका बना हुआ है, सेलुलोज आगे ग्लूकोज का बना हुआ है। एक तो आपको चीज है कि याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली जो आप ओलंपियाड्स देते हो, आप एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड्स देते हैं, वहां पे ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एंड आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो आपके कोई भी कंपटीशन हो, उतना आपको हम डिटेल दे दें कि आप उनमें बहुत अच्छा एक्सेल करो। आपके जो बुक्स में दिया हुआ है वो तो बताना ही है, उससे एक्स्ट्रा भी आपको बताना है। ओके अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे क्या गिवन है कि एक तो ये स्लोली बर्न करता है, और एक ये सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग होता है। इसका एडवांटेज कहाँ पे आता है, इसका एडवांटेज आता है जब किसी के कपड़ों में आग लग जाती है। आप लोगों ने मूवीज में बहुत फ्रिक्वेंटली देखा होगा कि किसी के कपड़ों में जब आग लग जाती है तो कहते हैं कि उसके ऊपर वूलन कोई ब्लैंकेट डाल दो। वूलन ब्लैंकेट डालने से वो आग बुझ जाएगी। वो आग क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि खुद एक तो वूल को आग ही बहुत कम लगती है, वो बहुत स्लोली बर्न करता है, ठीक है। तो वो वहां पे रोकेगा, और ये सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग है, उसको आग भी लगेगी तो भी वो क्या होगा, वेल वो आग अपने आप से बुझ रही है, हमें और कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। प्लस वूल हमने पढ़ा है कि दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो वूल एक इंसुलेटर है, इसलिए वो क्या करेगा, वो उसको वहीं पे रोक देगा, किसी भी आग को जो लगी हुई है। ओके, so this does not burn very easily and it leaves a brittle black bead when burnt. तो अगर ये completely burn कर जाएगा तो end में क्या बच जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा black color का bead। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्मोल्टरिंग। क्या होता है स्मोल्टरिंग, कि जब वूल को हम बर्न करें तो पीछे रेजिड्यू क्या बच जाए, पीछे बचेगा क्या, एक ब्राइट ब्लैक कलर का बीड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्मोल्टरिंग। It has a good resistance to acids and it is having a low resistance to alkalis. अब एसिड्स के बारे में और अल्कलीज के बारे में हम आगे फर्दर अपनी स्टडी में बात करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप सिर्फ ये प्रॉपर्टीज याद रख सकते हो वूल की, कि दे हैव अ गुड रेजिस्टेंस टू एसिड्स एंड दे हैव अ लो रेजिस्टेंस टू अल्कलीज। मेनी अल्कलीज दे डिस्ट्रॉय द वूल फाइबर and they become discolored on long standing in hot humid weather for a long time, ठीक है। तो जो वूल होता है वो कैसे कलर खराब हो सकता है उसका, वो खराब होगा जब हम उसको बहुत देर के लिए धूप में ह्यूमिड वेदर में छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं द हेल्थ हैजर्ड्स और द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स इन द वूल इंडस्ट्री।
बिफोर वी टॉक अबाउट दिस हेल्थ हैजर्ड यू शुड अंडरस्टैंड दिस टर्म. इस टर्म से मीनिंग क्या है हमारा. So the diseases which occur due to a person's occupation or job, they are called as occupational hazards. ठीक है. तो अगर हमारे को कोई ऐसा काम कर रहे हैं और उस काम की वजह से हमें कोई बीमारी हो जाए या बीमारी हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जो लोग कंप्यूटर्स के आगे बहुत ज्यादा काम करते हैं, सारा दिन रात उनका काम कंप्यूटर के आगे ही होता है, तो वो सारा दिन कंप्यूटर को ही देखते रहते हैं, है ना. तो वो उनका जो क्या है, एक तो आंखों पे इफेक्ट होता है, एक उनका पोस्चर होता है, उनकी बैक पे, उनकी नेक पे बहुत पेन रहता है. तो ये सब क्या हो गए, किसी की ऑक्यूपेशन की वजह से उसका हैजर्ड. हम कह सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स आजकल जो ऑनलाइन लर्निंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो ये आपकी भी स्टडी का एक हैजर्ड हो गया, है ना, और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो गया. और आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन पढ़ाई है. इसीलिए मैंने एग्जाम्पल ये लिया था. तो किसी भी पर्सन की जो जॉब हो, उसकी वजह से या उसे जो डिजीज हो या उस डिजीज को वो प्रोन हो कि ये डिजीज उसको इस काम की वजह से हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड. जरूरी नहीं है कि हो ही गया, ये उसको हो सकता है अपने काम की वजह से. तो बहुत सारे लोग वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, मगर उन लोगों को कुछ एक हेल्थ डिजीजेस भी हो सकते हैं, स्पेसिफिकली जो लोग सॉर्टिंग का काम करते हैं. ठीक है. तो हमने पढ़ा था शेयरिंग, शेयरिंग के बाद स्कोरिंग, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में क्या करते थे, वूल के फाइबर्स को हम ग्रेड करके अलग अलग करते थे. तो ये जो लोग सॉर्टिंग करते हैं, वेल उनके अंदर एक डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन है. और वो डिजीज कॉमन क्या है, वेल उनको एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एंथ्रैक्स बैक्टीरिया, उससे इन्फेक्शन हो सकती है. ठीक है. तो इनफैक्ट इन्फेक्शन किससे हो रही है, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से. बहुत कॉमन है सॉर्टर्स ऑफ वूल में ये इन्फेक्शन, और इसीलिए इस डिजीज का नाम ही सॉर्टर्स डिजीज डल गया. राइट. तो इतना कॉमन है एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होना टू द सॉर्टर्स ऑफ वूल. और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसके बारे में जानो, वेल वो इसलिए है क्योंकि ये जो एंथ्रैक्स इन्फेक्शन या ये जो सॉर्टर्स डिजीज है, ये ही बहुत ही एक फेटल ब्लड डिजीज है, जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को ही इफेक्ट करता है. ठीक है. तो ब्लड इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कि इवन डेथ भी कॉज कर सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. And people also suffer from respiratory diseases in the wool industry like asthma, tuberculosis, etc. और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वेल बहुत सारे हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं इस वूलन इंडस्ट्री में. जैसे कि हमने डीग्रीजिंग करनी है, जो ग्रीस वूल हमने निकालनी है, जो लेनोनिल या वो वैक्स हमने रिमूव करनी है, तो उसके लिए हम बहुत सारे केमिकल्स को यूज करते हैं. उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स को यूज किया जाता है. ब्लीचिंग में, डाइंग में बहुत सारे केमिकल्स को यूज करते हैं. और ये जो केमिकल्स हैं वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. वो पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं, इरिटेशन ऑफ आईज कॉज कर सकते हैं, लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं. सो बहुत सारे इन्फेक्शंस वो कॉज करते हैं. सिमिलरली जो ये प्रोसेसिंग वूल की होती है, उसके अंदर बहुत सारी नॉइज होती है. जो मशीन्स यूज की जाती हैं वो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं. वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये सब जनरल हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है. ठीक है. तो वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का काम बहुत आसान नहीं होता, बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है. ठीक है. सो इसके साथ हमारी वूल की डिस्कशन तो कंप्लीट हो गई, मगर अभी क्या करना है, वेल इसको खत्म करने से पहले एक गेम करते हैं. कैसा गेम करते हैं, वेल हम करते हैं एक क्रॉसवर्ड को सॉल्व. राइट. तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्रॉसवर्ड, और इस क्रॉसवर्ड को फिनिश करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले सभी इन लेक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, इनके सभी के नोट्स बनाने होंगे, तभी आप इस क्रॉसवर्ड को अच्छे से कर पाओगे. अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मजे से इस गेम को खेलिए.
इसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? वेल, इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा और हमारे चैनल के सारे लेक्चर्स के आपको वहां पे लिंक मिलेंगे और आपको वहां पे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे, एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में भी हेल्प करेंगे। आप हमसे वहां पे भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, फाइबर टू फैब्रिक की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और हम सिल्क के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सो प्लीज डू जॉइन अस on the telegram channel also and also do subscribe to the channel so that कि आपको notifications मिलते रहे हमारे चैनल के। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए और आपके डाउट्स दे आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, उनको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कीजिए। आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। अब मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी बता दिया है, तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कीजिए। अपने डाउट्स को हमारे साथ शेयर कीजिए, अपनी लर्निंग को इंक्रीज करिए। See you again. Have a nice day. God bless you.